So hello student, this is Saurabh Srivastava once again, and today we will discuss about the vapor compression refrigeration system. यानी आज हम पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, ये सारा आज कुछ इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने बोला ना कि कहाँ से आते हैं, तो वो यही है। ये आपके घर में जो फ्रिज काम करता है ना, जो बेसिक फ्रिज है, दैट इज़ जनरली वर्क ऑन द वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, वो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन ही है। तो डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है एक्चुअली। सो इन द VCRS, जो कि शॉर्ट फॉर्म है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, इन द VCRS रेफ्रिजरेंट इज़ यूज्ड दैट कंडेंसेट एंड इवेपोरेट। मतलब क्या? मतलब ये इसमें ये होता है कि जो रेफ्रिजरेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब जो गैस बोलते हो, ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट, उसको टेक्निकल टर्म में रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। तो जो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे यूज़ करते हैं वो क्या करता है, वो बारी बारी से कंडेंसेट होता है। कंडेंसेट का मतलब वो लिक्विड स्टेज में जाता है एंड इवेपोरेट, फिर क्या होता है, वो वेपर स्टेज में जाता है। ठीक है। द रेफ्रिजरेंट इज यूज डू नॉट लीव द सिस्टम। हाँ ठीक। दूसरी बात क्या है कि जो रेफ्रिजरेंट इसके अंदर ये यूज़ किया जा रहा है वो सिस्टम को कभी लीव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार रेफ्रिजरेंट को हमने यूज़ करा एंड आफ्टर दैट, ठीक है, उसको फिर बाहर निकाल दिया सिस्टम से। ठीक है। वो रेफ्रिजरेंट जो है वो क्या करता है, वो बार बार जो है सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो पहले कंडेंसेट होगा, उसका फिर इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंसेट होगा, फिर इवेपोरेट होगा। वो ऐसे करके बार बार जो है सिस्टम के अंदर ही रहता है, सिस्टम को छोड़ के नहीं जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या है कि हाँ, कौन कौन से रेफ्रिजरेंट हम जनरली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ नाम यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि एक है हमारा NH3, जिसको अमोनिया बोलते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, R22 फ्रेयान, और बहुत से बहुत सारे जो है रेफ्रिजरेंट है वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। आपके बगल में ये जो एक सिमेट्रिक डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देख सकते हो। सबसे पहले क्या है कि ये एक कंडेंसर है। कंडेंसर का मतलब क्या है कि ये रेफ्रिजरेंट जो इसके अंदर आ रही है उसको क्या करना है, वो कंडेंसेट करेगा। ठीक है। कंडेंसेट का मतलब उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करना। यहाँ पे साइकिल शुरू होती है यहाँ से कंप्रेसर से। कंप्रेसर क्या करता है, हमारा जो है लिक्विड, जो हमारी जो गैस आ रही है, ठीक है, या जो रेफ्रिजरेंट आता है, उसको क्या करता है, वो कंप्रेस करता है। कंप्रेस होने के बाद ये जाता है कंडेंसर के अंदर। यहाँ पे कंडेंसर के अंदर जब पहुँचता है तो क्या होता है कि ये जो है यहाँ पे ये अपनी हीट यहाँ पे देना शुरू करता है। ठीक है। कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद उसका प्रेशर बढ़ता है, फिर यहाँ से जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में इसकी जो है हीट अपना देने लगता है, एटमॉस्फेयर को देता है। ठीक है। और वहाँ से फिर होके जाता है ये एक्सपेंशन वाल के थ्रू। अब प्रेशर इसका बहुत ज़्यादा हाई है और ये है हमारा लिक्विड स्टेज में हाई प्रेशर पे। फिर क्या करता है, ये एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर जाता है। वहाँ से क्या होता है, इसका प्रेशर जो है धीरे धीरे क्या करता है, एक्सपेंशन वॉल क्या करता है, यहाँ से प्रेशर को रिलीज़ करता है, यानी प्रेशर इसका धीरे धीरे कम हो जाता है और ये प्रेशर होता है हमारा रिलीज होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक। फिर यहाँ से प्रेशर रिलीज़ हुआ, रिलीज़ होने के बाद में फिर आता है ये इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर मतलब जो हमारा मेन रेफ्रिजरेंट का पार्ट होता है, जो कि जिस एरिया को हमको कूल करना होता है वहाँ पे जाएगा। फिर ये क्या होता है, इसका प्रेशर होता है काफ़ी लो, और यहाँ से जो है ये कम वेपर प्रेशर होने की वजह से क्या करता है, ये कम प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड स्टेज में चेंज हो जाता है। और यहाँ से जब इस स्टेज पे पहुँचता है, ठीक है, फिर से जब कंप्रेशन में पहुँचने वाला होता है तो क्या होता है, ये फिर से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ से फिर यह वेपर को कन्वर्ट करता है, का प्रेशर बढ़ाता है, कंप्रेसर के थ्रू बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो ये बेसिक डायग्राम हो गया। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। जो है जो इसमें 4 मेन प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है, कंप्रेशन होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर उसके बाद इवेपोरेशन होगा। ठीक है। और ये साइकिल क्या होती है, बार बार रिपीट होती रहती है। ठीक है। ये एकदम सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम का डायग्राम है, और जब भी आपको बनाना होगा आप इसी तरह का बना के आइए। ठीक है। अगर कहीं भी एग्जाम में मेंशन नहीं कर रखा है कोई स्पेशल टाइप का अगर कंडीशन होगा तो वो दे रखा होगा। अगर नहीं दे रखा तो इसका मतलब है कि वो सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन की बात कर रहा है। तो हम ये है इसी पे बेस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब आता है कि बात भाई वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का एडवांटेज क्या है। ठीक है। यानी अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स, what are the various advantages of using the vapor compression refrigeration, we will discuss about here.
द फर्स्ट वन इज हेयर दैट स्मॉलर साइज फॉर द गिवन कैपेसिटी। उसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमको 10 किलो जूल पर मिनट की रेफ्रिजरेशन की रिक्वायर्ड है, मतलब इतना रेफ्रिजरेशन वो क्या करे, 10 किलो जूल की 10 किलो जूल हीट हमारा रिमूव कर सके सिस्टम से। तो अगर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, उसका जो साइज़ होगा ना, जो जो सिस्टम का साइज़ होगा, जो मशीन की साइज़ होगी, वो क्या होगी, स्मॉल होगी एज़ कम्पेयरिंग टू वेपर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक और टाइप का होता है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, वेपर एब्जॉर्प्शन, वो भी आपके सिलेबस में है। लेकिन मैं अगर उससे कंपेयर करूँ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन के, तो ये क्या होता है, इसका साइज़ जो है छोटा होता है। जैसे आपके घरों में फ्रिज देखोगे तो ये ना बहुत बड़ी डिवाइस नहीं होती है, ये थोड़ा छोटी होती है। और वहीं अगर वेपर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वो एक पूरा चलता फिरता प्लांट सा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ये क्या है, इट्स स्मॉलर साइज़। ठीक है, उसी कैपेसिटी के लिए इसकी साइज़ जो है वो कम होती है। दूसरा क्या, द रनिंग कॉस्ट इज लेस, मतलब जब ये ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है उस समय क्या होता है, इसकी कास्ट जो है वो कास्ट कम होती है अगर हम दूसरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम से बात करें तो इसकी रनिंग कास्ट कम होती है। ठीक है, आपके घरों में लगा हुआ जो रेफ्रिजरेटर है आप देखोगे तो उसका बिल बहुत ज़्यादा नहीं आता है, ऐसा कि आपका बिल बहुत ज़्यादा आता हो। ठीक है, तो वो आपकी डोमेस्टिक जो ग्रॉसरीज हैं इन सबको हाउस होल्ड करने के लिए, मतलब इतना है कि वो एक आम आदमी की पहुंच में भी होता है। ठीक है, तो रनिंग कॉस्ट इज लो। द थर्ड वन इज हेयर दैट्स कैन बी इम्प्लॉयड एट लॉन्ग टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। कहने का मतलब है कि हम इसको ऐसे जगह पे भी लगा सकते हैं जहाँ का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस करता है। मतलब आउटसाइड टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा है और अंदर का टेम्परेचर अंदर का टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है, तो भी वहाँ पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि कहने का मतलब है कि एक रेफ्रिजरेटर एक डेजर्ट में भी इंस्टॉल करा जा सकता है और एक रेफ्रिजरेटर को हम जो है एक आर्कटिक रीजन में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी बहुत जहाँ ठंडा है वहाँ पे भी। बस फ़र्क क्या होता है कि वहाँ चीज़ों को गर्म रखने के लिए यूज़ करा जाता है रेफ्रिजरेटर, और यहाँ पर ठंडा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है कि बट ऐसी कोई अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है तो भी ये इजीली ऑपरेट कर सकता है। द फोर्थ वन इज़ द COP इज़ हाई, यानी वेपर एब्जॉर्प्शन की तुलना में या इलेक्ट्रोफ्लक्स इन सब की तुलना में अगर बात करें तो इसका जो COP है, द कोफिशिएंट परफॉर्मेंस, ठीक है, वो क्या होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो कंप्रेसर का जो वर्क है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता है हमको। कंप्रेसर जो है हमारा थोड़ा कम वर्क लेता है, ठीक है, या कम पावर कंज्यूम करता है एक डिज़ायर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को पैदा करने के लिए। फिर क्या है, सिस्टम इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, बेसिकली चार कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और एक एक्सपेंशन वाल्व। उसके अंदर छोटे मोटी डिवाइसेस और होती हैं जो क्या करती हैं उसको, वो थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट है कि कब टेम्परेचर को ऑटोमेटिक कम करना, ज़्यादा करना, उसमें कुछ सेंसर्स होते हैं। लेकिन मेनली देयर आर द 4 पार्ट्स। ठीक है, और तो सिस्टम जो है वो बहुत सिंपल है, उसमें कहने का मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और इसी की वजह से फिर क्या होता है, द सिस्टम इज़ नॉट टू बल्कि। ठीक है, यानी चूँकि कंपोनेंट कम होंगे तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर जो सिस्टम है हमारा, जो ओवरऑल मशीन है, दैट इज़ नॉट एज बल्कि, यानी बहुत बड़ी नहीं होगी और वो कॉम्पैक्ट होगी। फिर क्या है, इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड एंड इजीली ऑपरेटेड एंड ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, मतलब आसानी से ये इसको यूज़ करा जा सकता है, इसको ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है क्योंकि मशीन जो हमारी बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है। अब आते हैं कि भाई इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। क्या है, इट कांट बी ऑपरेटेड इन द रिमोट एरियाज। रिमोट एरियाज का मतलब क्या है कि ऐसे जगह पे हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। कहने का मतलब है कि उसको ऑपरेट करने के लिए हमको लाइट की या बिजली की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो घर में जो बेसिक द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन लगा होता है ना, तो उसको पावर चाहिए होगी। अब वो पावर कंप्रेसर को कैसे भी दो, या आप डीजल के थ्रू दो उसको ऑपरेट करो, या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको ऑपरेट करो। ठीक है, तो वो कंप्रेशन आपको करना है तो उसके लिए आपको पावर चाहिए। तो अब
अगर बेसिकली क्या होता है, जनरली ये जो कंप्रेसर यूज़ करे जाते हैं आजकल के रेफ्रिजरेटर में, वो क्या है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की उसकी ज़रूरत होती है उस कंप्रेसर को चलाने के लिए। और गांव या ऐसे जगह पे जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस नहीं है, वहाँ पे पहुँच नहीं पाती, तो वहाँ पे क्या उनके लिए ये थोड़ा इनफेक्टिव हो जाता है, वहाँ पे नहीं ये काम करते। आजकल उसकी जगह पे एक क्या करते हैं, सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज़ करा जाता है। उसमें क्या है कि हम सोलर को यूज़ करते हैं कंप्रेसर को चलाने के लिए, ठीक है। एक तो एक तो तरीका ये हो सकता है जिसके तरह ही यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या था, इनिशियल कॉस्ट जैसा है, हाँ भाई रेफ्रिजरेशन सस्ता ज़रूर है, बट इतना भी नहीं सस्ता है कि सबके पहुंच में। आप भी यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारा जो हमारा पॉपुलेशन है वो क्या है, अभी इस चीज़ों के साथ ये चीज़ उसके घर तक नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि एक जो इनिशियल कास्ट जो उसको पे करना होता है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो पहले ज़माने में तो खैर ये बहुत लग्जरियस आइटम माना जाता था, बहुत ही अच्छे लोग जो हैं ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, आज थोड़ा एक आम आदमी कम जो है इसको यूज़ कर सकता है, बट स्टिल देयर इज अ लार्ज सब द पॉपुलेशन इज हियर दैट कान बी अफोर्ड दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक। इसके अलावा क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ द लीकेज, मतलब क्या है, देखिए बहुत सारे क्या है, आप मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो, यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी पाइप्स हैं, ठीक है। ये पाइप क्या होती हैं, ये पाइप्स के थ्रू ही जो है हमारा क्या है, रेफ्रिजरेंट इन्हीं पाइप्स के थ्रू ही जो है फ्लो करता है। और ये पाइप्स जो है जगह जगह पे जॉइंट होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और इस जगह पे हो गया, ये जहाँ जहाँ पे गए, ये बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स होते हैं। और उस जॉइंट्स पे जनरली क्या होता है, कई बार लीकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर जो है प्रेशर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब जब रेफ्रिजरेंट बहुत ही हाई प्रेशर पे है तो क्या करेगा कि बाहर का प्रेशर होता है कम, अंदर का प्रेशर हो जाता है, तो कई बार क्या हो जाता है कि ये पाइप्स भी थोड़ा फट जाती हैं, या जहाँ से भी इसको थोड़ा सा भी वीक एरिया मिलेगा वहाँ से इसका लीकेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जनरली इसकी टेस्टिंग करी जाती है, ऐसा नहीं है, बट कई बार क्या है, कुछ चीज़ें जो है अनअवॉइडेबल होती हैं, उनका पता नहीं चलता, और ऐसा भी कंडीशन आती है कि ये रेफ्रिजरेंट लीक कर सकता है। और रेफ्रिजरेंट के लीक करने का मतलब ये है कि रेफ्रिजरेंट जो होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वो आग को बहुत तेज़ी से पकड़ता है, तो इसलिए लीकेज जो है कई बार कोई सीरियस एक्सीडेंट्स कर सकती है। तो एक ये इसके साथ प्रॉब्लम है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि फ्रिज जो है ऑपरेट कर रहा था और फिर उसमें पीछे से आग लग गई, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसे होते रहते हैं। खैर कंपनी जब इसको बनाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा इसकी क्वालिटी टेस्टिंग करती है, बट समटाइम्स द थिंग्स इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल, और या उसको कुछ ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पे हीट का वेंट बहुत अच्छे से नहीं है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जगह जगह गर्म होना शुरू हुई है, फिर वहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बैक आते हैं वहीं पे जहाँ से हमने शुरू करा था, ठीक है। हाँ, फिर क्या है, द फायर सेफ्टी प्रॉब्लम, ठीक है। हमने वही डिस्कस करा कि जो है हमारे जो जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या है कि आग जल्दी पकड़ लेता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि उसमें ये इशू भी पाया जाता है। फिर क्या है, द वेपर कंप्रेशन एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो, यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। द कंप्रेसर, ये हमारा हो गया कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर के बाद फिर क्या होता है, ये फिर गया कंडेंसर, ये देखो ये कंडेंसर है। यहाँ से कंप्रेसर के बाद एक डिवाइस लगी होती है ऑयल सेपरेटर। ऑयल सेपरेटर क्या करता है, देखो कंप्रेसर को चलाने के लिए क्या होता है कि इसमें स्मूथनेस बनाने के लिए यहाँ पे ऑयल डाला जाता है, ठीक है। ये ऑयल क्या करता है, ऑयल जो है हमारा जो कंप्रेसर ईजिली ऑपरेट कर सके, जैसे बाइक वगैरह इन सब जगह पे ऑयल डाला जाता है, वैसे यहाँ पे डाल। कई बार क्या होता है कि ऑयल ना जो कंप्रेशन के दौरान थोड़ा सा इसके अंदर पहुँच जाता है, अगर गैसकेट ढीली रह गई, यहाँ पे जो रिंग्स बनी होती है ना पिस्टन की, अगर ये स्लो थोड़ा वैसे रह गई, लूज़ रह गई, तो इसमें से ऑयल इसके अंदर चला जाता है। तो उस ऑयल को रिमूव करना, चूँकि वो ऑयल का कोई मतलब नहीं है, वो कोई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट नहीं पैदा करेंगे, ऊपर से ये दिक्कत करेंगे इस वेंट में जो है, चूँकि ऑयल जो होता है वो ज़्यादा विस्कस मटेरियल है, ठीक है। यानी हिंदी में बोले तो श्यांता इसकी ज़्यादा होती है और उसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या करते हैं हम उसको धीरे से उसको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑयल सेपरेटर लगा देते हैं।
ऑयल सेपरेटर के बाद फिर ये क्या जाता है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर में क्या है, यहाँ पहुँचने के बाद प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हाई होने के बाद फिर क्या होता है कि ये आप ईजिली लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है हाई प्रेशर होने की वजह से। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे जैसे यहाँ से ये कंडेंसर से बाहर आता है, इसका जो है क्या होता है, ये लिक्विड स्टेज में आना शुरू हो जाता है और यहाँ से ये लिक्विड स्टेज में आ जाता है। जो रेड लाइन है वो उसको बता रही है वेपर फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ से फिर ये ब्लू वाली लाइन ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि हमारा जो है लिक्विड स्टेज में आता है। फिर वहाँ से आने के बाद वो जाके इकट्ठा होता रहता है, जिसमें एक रिसीवर बना होता है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ये रिसीवर, ये वाला हिस्सा, ये रिसीवर के अंदर जो है रेफ्रिजरेंट क्या है हमारा इकट्ठा होता रहता है। रिसीवर के बाद फिर ये क्या होता है, यहाँ से रिसीवर के बाद फिर यहाँ से ये इसको लिया जाता है और फिर थ्रॉटल किया जाता है, मतलब इसका प्रेशर जो है रिलीज़ करा जाता, प्रेशर को मिनिमाइज कम करा जाता है, ठीक है। तो थ्रॉटल वाल्व का यही काम है कि वो जो है इस डिवाइस को क्या करता है, वो धीरे धीरे इसका जो है प्रेशर जो है धीरे धीरे क्या करता है, इसको कम करता है, ठीक है। और ये आइसेंट्रोपिकली मतलब सॉरी कांस्टेंट इंथैल्पी से करता है, यानी इसकी इंथैल्पी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो इंथैल्पी होती है वही भी इंथैल्पी यहाँ पे होती है सर, ठीक है। यानी आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है ये, ठीक है। जो थ्रॉटल वाल्व जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसेंथैल्पिक, मतलब इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है, बस केवल प्रेशर थोड़ा कम, इधर का प्रेशर ज़्यादा होता है और इधर का प्रेशर क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता है। थ्रॉटल वाल्व को इस तरह से डिज़ाइन करा जाता है। फिर क्या है, यहाँ से जाता है फिर ये इवेपरेटर में, ठीक, यहाँ से ये इवेपरेटर है, यहाँ से ये इवेपरेटर मतलब जो हमारा मेन मशीन का पार्ट होता है जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, वहाँ पे जाता है। फिर ये क्या करता है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है, ये ईजिली जो है यहाँ से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो जब यहाँ से ये इवेपरेटर से निकलता है तो ये क्या हो जाता है, फिर से ये पूरा का पूरा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब इससे पहले कि ये कंप्रेसर के अंदर एंट्री करे, ठीक है। यहाँ पे ये इंश्योर करा जाता है कि ये पूरा का पूरा जो है वेपर फॉर्म में हमारा रेफ्रिजरेंट हो जाए, ठीक। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि ये लिक्विड स्टेज में जाएगा, तो इस कंप्रेसर को चूँकि वेपर के लिए डिज़ाइन करा गया है, तो अगर इसमें लिक्विड ज़्यादा पहुँचेगा तो ये फेल हो सकता है, ठीक है। ये कंप्रेसर काम करना बंद कर सकता है, इसको वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए ये इंश्योर करा जाता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, ठीक है, जब तक ये कंप्रेसर के अंदर पहुँचे उससे पहले ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, अब आता है कंप्रेसर। कंपोनेंट को थोड़ा डिटेल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेस टू हाई प्रेशर, ये इसका काम होता है कि वेपर रेफ्रिजरेंट को क्या जो है हाई प्रेशर पे कंप्रेस करे। टेम्परेचर इज आल्सो राइज्ड हाई, ठीक है। जैसे प्रेशर बढ़ाएगा तो टेम्परेचर भी जो है इसका साथ ही साथ बढ़ता है, ठीक है। इसको टीएच और पीएच डायग्राम में हम आसानी से वहाँ से देख सकेंगे। ये फिर क्या है कि लेटेंट हीट इज़ ऑब्जर्व, इसमें क्या होता है कि लेटेंट हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब होती है, इज दैट लेटेंट हीट इज ऑब्जॉर्ब, ठीक। फिर क्या है, द कंडेंसर का काम है, कंडेंसर द वेपर रेफ्रिजरेंट एट हाई टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज कंडेंस्ड हाई प्रेशर, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि रेफ्रिजरेंट जो है कंडेंसर क्या करता है, वो वेपर को हाई टेम्परेचर पे जो पहुंच चुका है और हाई प्रेशर पे पहुंच चुका है उसको क्या करता है, वो लिक्विड स्टेज में जो है कन्वर्ट करता है। फिर रिसीवर क्या है, रिसीवर का द कंडेंसेट इज टू बी स्टोर्ड इन द रिसीवर, यानी जो रेफ्रिजरेंट अब कंडेंस हो चुका है यानी लिक्विड स्टेज में आ जाएगा, उसको स्टोर करने का काम करता है। एक्सपेंशन वाल्व आल्सो नोन एज द थ्रॉटल वाल्व, द प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ इज लोअर बाय दिस डिवाइस। कहने का मतलब है कि ये टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का क्या करता है, ये लोअर करता है यानी इसको कम करता है, ठीक है, इसलिए यूज़ करा जाता है। इवेपरेटर, ठीक है, द लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट इज फ्लोज थ्रू द पाइप इन द वेपरेटर, लिक्विड चेंज इनटू द वेपर,
यहाँ पे देख रहे हो जहाँ पे पहुँच रहा है तो ये क्या है, लिक्विड के फॉर्म में जाता है, फिर धीरे धीरे की वेपर में कन्वर्ट होता है। लिक्विड वेपर यहाँ तक थोड़ा लिक्विड होता है, फिर उसके बाद वेपर में हो जाता है। तो लिक्विड वेपर फॉर्म में यहाँ पे इसके अंदर ये फ्लो करता है, ठीक है। पहले एंट्री करेगा तो लिक्विड आएगा, फिर धीरे धीरे यहाँ से एग्जिट करेगा, तब तक ये पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो पीएच चार्ट हमने बेसिक BCRS सिस्टम का बना दिखा है। इन द फॉलोइंग यू कैन स्टडी द पीएच चार्ट एंड द TS डायग्राम। तो पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम। प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम जो है वो थोड़ा सा अलग होता है TS डायग्राम से। ये TS डायग्राम क्या है, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में होता है, और ये पीएच डायग्राम जो है वो प्रेशर वो और एंथैल्पी के बीच में होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा सा इस टाइप का बनता है, यहाँ पे प्रेशर, ठीक है, और ये ऐसे। अब मैं यहाँ पे अलग अलग लाइंस के बारे में डिस्कस करूँगा, कौन सी। ये सबसे पीक पॉइंट होता है, ये होता है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको। क्रिटिकल पॉइंट से इधर वाली लाइन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है। कहने का मतलब जब रेफ्रिजरेंट हमारा अगर एंथैल्पी इतनी है, कहीं इस रीजन में है, ठीक है, तो प्रेशर और एंथैल्पी अगर ये है तो ये लिक्विड स्टेज, यानी इस लाइन के इस पार वाला सारा क्या होगा, ये होगा लिक्विड। और फिर यहाँ से ये वाली लाइन देखो, ये वाली, इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड वेपर लाइन। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा रेफ्रिजरेंट इस लाइन पे पहुंच जाएगा, कहने का मतलब उसकी एंथैल्पी कुछ ऐसी होगी या प्रेशर इतना कहीं होगा, ठीक है, तो वो कौन से फॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा वेपर फॉर्म, ठीक है। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट, ठीक। इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन के बीच में देखो ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाला रीजन, इसके अंदर वाला रीजन, ये रीजन जो होता है ये इसको बोलते हैं हम वेट रीजन। ये पूरा ये क्या है, ये वेट रीजन। वेट रीजन का मतलब क्या है कि अगर मान लिया कि कोई रेफ्रिजरेंट है, उसका प्रेशर और एंथैल्पी कुछ यहाँ पे है, ऐसे मान लो यहाँ पे। अब इसको क्या करिए, हम धीरे धीरे इसका प्रेशर बढ़ाना शुरू करें, ठीक है। मान लो ऐसे यहाँ तक पहुँच गया, और ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन तक पहुँच गया यहाँ पे। अब सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे क्या है, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे क्या है, पहुंचने के बाद अब ये क्या है, पूरा का पूरा लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ से फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, हम उसी प्रेशर पे इसको धीरे धीरे गर्म करते जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड से थोड़ा थोड़ा करके फिर ये वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पे लिक्विड है, अभी ये बढ़ेगा तो थोड़ा वेपर हो जाएगा, अभी थोड़ा वेपर हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा लिक्विड भी है, थोड़ा वेपर है, फिर ऐसे ऐसे करके जब यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट है। यानी अब इसके अंदर कोई भी लिक्विड नहीं बचा है, जो भी है वो सारा का सारा क्या हो गया है, सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि फिर अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वो क्या होता है, वो कांस्टेंट प्रेशर लाइन इधर है, ऐसे ऐसे जाती है, ये सॉरी ऐसे ही है, इधर जाती है। फिर क्या होगा कि ये इसका प्रेशर बढ़ता जाएगा और ये क्या होगा, सुपर हीटेड रीजन में पहुंच जाएगा। ये वाला रीजन है हमारा सुपर हीटेड, यानी सैचुरेटेड वेपर के बाद जो रीजन है वो उसमें अगर पहुँचता है तो वो सुपर हीट हो जाएगा। कहने का मतलब वो गैस में तो है ही है, गैसियस फॉर्म में पूरा चेंज हो चुका है, बस अब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। इधर अगर रीजन है, इसको बोलते हैं सब कूल रीजन। सब कूल रीजन का मतलब सब कूल लिक्विड रीजन। कहने का मतलब ये है कि ये लिक्विड स्टेज में है और उसके बाद अगर उसका प्रेशर घटाएंगे तो वो क्या करेगा, वो कूल होना शुरू करेगा, ठीक है, यानी इसका टेम्परेचर तेज़ी से गिरेगा। और अगर इधर अगर प्रेशर बढ़ाएं इसके बाद तो क्या करेगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कौन सी है वो बता दूँ मैं। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ये वाली लाइन है, ये आप लाइन जो देख पा रहे हो ऐसे, ये कौन सी है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो लाइन दिखाई गई है, ये वाला जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। ऐसे बहुत सारी लाइन होती हैं अलग अलग प्रेशर पे। ये पूरा आप लोगों ने जो वेट स्टेज पढ़ा होगा वहाँ पे प्योर सब्सटेंस, तो उसके अंदर है पूरा अच्छे से डिटेल में दिया हुआ। मैं कहता हूँ ना कि पीएच जो REC है उसका एप्लीकेशन है बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का,
तो आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का आइडिया होना चाहिए। ये वाली लाइन है जो कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, यहाँ तक पहुँचेगी। यहाँ पे देखो टेम्परेचर तेज़ी से ड्रॉप, मतलब एक ही टेम्परेचर है यहाँ पे, और उसके बाद ये ऐसे जाती है, उसके बाद फिर ये ऐसे पहुँच जाती है। ऐसे ही यहाँ पे देखो ये और ऐसे, ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पे पहुँच जाती है। तो आज के वीडियो में हमने बेसिक ये देख लिया है कि कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन कौन सी होती है। वॉल्यूम लाइन जो होती है वो ये वाली लाइन है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप, ये जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, ठीक। कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ये वाली है, यहाँ पे देख रहे हो आप सुपरहीटेड रीजन में, ये देखो ये इसका जो यहाँ पे जब इस प्रेशर और एंथैल्पी अलाउंग अगर हमको जाना है तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, जो एंट्रोपी मिलेगी वो रेफ्रिजरेंट की, वो कैसे मिलेगी, वो हमको मिलेगी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या है कि इस लाइन के अलोंग क्या है, जो एंट्रोपी है वो सेम रहेगी, ठीक। कांस्टेंट टेम्परेचर हमने बता ही दिया कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन ही ऐसे जाएगी, फिर यहाँ पे नीचे ड्रॉप करेगी, ऐसे इधर आएगी, इस वाले पे नीचे ड्रॉप करेगी। ये हमारा वेट रीजन है, इसके अंदर जो हीट इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारी लेटेंट हीट। यहाँ पे हमारा जो हीट इन्वॉल्व होगी वो कौन सी होगी, वो हमारी होगी सेंसिबल हीट ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होगी वो कौन सी होगी, सेंसिबल हीट ऑफ वेपर, ठीक। यहाँ पे केवल जो होगी वो होगी हमारी जो है लेटेंट, ठीक। तो क्रिटिकल पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, सैचुरेटेड लिक्विड क्या लाइन कौन सी है, सैचुरेटेड वेपर लाइन कौन सी है, सुपरहीटेड रीजन कौन सा है, सब कूल्ड रीजन कौन सा है, और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन कौन सी है, कांस्टेंट एंथैल्पी, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, और कांस्टेंट टेम्परेचर, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। कल हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ द VCRS सिस्टम, ठीक है। VCRS के कौन कौन से टाइप्स हैं उनके बारे में एक क्विक ओवरव्यू लेंगे, और फिर क्या करेंगे हम जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज फ़िलहाल के लिए इतना ही, और कल अब लेक्चर्स क्या होंगे आपके बराबर आते रहेंगे, तो कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द VCRS। ओके, थैंक यू।